अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब बेसिकली हम लोगों ने न्यूरोट्रांसमीटर्स की टाइप्स पढ़नी है। न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको पता है कि वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स को आगे ट्रांसफर करते हैं या फिर रोकते हैं। ठीक है, यानी हमारे न्यूरॉन्स को काम में लाते हैं, उनसे सारा फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। अब हमारी बॉडी में दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और दूसरे हैं जी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। सबसे पहले एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को देख लेते हैं। एक्साइट का मतलब होता है किसी चीज को तेज करना, ठीक है, किसी चीज को ज्यादा एक्टिव करना, ज्यादा ओवर स्टिमुलेट करना। तो इसलिए हम इन उन न्यूरॉन्स को एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जो कि ये तेज करवाते हैं हमारी एक्शन को, या हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं दूसरे उनको स्टिमुलेट करवाते हैं यानी एक्टिव करते हैं। अब आपको ये तो पता है कि यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देखें, आपको ये तो पता है कि एक न्यूरॉन है और दूसरा न्यूरॉन है, इसके दरमियान में यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स आकर लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अगले वाले न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देते हैं, अगले वाले न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो अगर तो ये अगले वाले न्यूरॉन को एक्टिव कर रहे हैं तो इनको हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। कहता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरेट नर्व इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं यानी कि एक्शन पोटेंशियल को इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, अगले वाले न्यूरॉन के अंदर, बाय इंक्रीजिंग मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी टू सोडियम आयंस, यानी कि मेम्ब्रेन की सोडियम गेट्स को खोलता है, जिसकी वजह से सोडियम की परमिएबिलिटी ज्यादा हो जाती है, यानी कि सोडियम ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूज होता है, जिसकी वजह से एक्टिवेट हो जाता है न्यूरॉन। अब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की एग्जांपल हैं एसिटिल कोलाइन, एसिटिल कोलाइन। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये मोटर न्यूरॉन और स्केलेटल मसल के दरमियान काम करता है, मसल फाइबर्स के और काफी सारे न्यूरॉन्स के दरमियान काम करता है। उसके बाद आता है ग्लूटामेट, ग्लूटामेट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर काम करता है, यानी कि सिर्फ जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अंदर काम करता है। उसके बाद बायोजेनिक अमाइंस हैं, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो कि सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बल्कि ये हार्मोन्स के तौर पे भी काम करते हैं। ऐसे हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर इनको कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ एक्टिवेट ही करवाते हैं, कोई सिस्टम एक्टिवेट करवाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है जी नोर एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन। ये सीएनएस के अंदर बनता है और सिंपैथेटिक नर्व्स के अंदर बनता है, और ये हमारी स्लीप के पैटर्न को, फोकस को और अलर्टनेस को जो है वो करता है, मेंटेन रखता है, उसको बैलेंस में रखता है। उसके बाद आता है हमारे पास एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन भी एक हार्मोन है या न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड के अंदर रिलीज होता है, जिसको हम एड्रीनालिन भी बोलते हैं, एड्रीनालिन। ये बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो स्ट्रेस की रिस्पॉन्स में जनरेट होता है। इट प्लेज अ रोल इन स्लीप, स्लीप के में काम करता है, एंड आल्सो इनेबल अस टू बिकम स्टे अलर्ट, यानी हमें अलर्ट रहने में हेल्प आउट करता है जब भी हम इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं या हम फ्लाइट और फाइट मोड में होते हैं, बॉडी स्ट्रेस में होती है तो। उसके बाद है जी डोपामीन। डोपामीन तो बड़ा आम सा हार्मोन है, आप लोगों ने सुना ही होगा। इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन, इट कंट्रोल्स बॉडी मूवमेंट, ये हमारी बॉडी को खुशी देता है, प्लेयर देता है, रिलेटेड टू मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन देगा, बहुत ज्यादा जज्बा जुनून देगा, एंड आल्सो इमोशनल स्टिमुलेशन। अब इसकी एक मिसाल ये है कि जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे किसी भी चीज पे रील्स देख रहे होते हैं। अब जब हम रील्स देखते हैं ना तो उस रील के अंदर विजुअल्स होते हैं कुछ, यानी कुछ इमेजेस होती हैं, फिर साउंड होता है, पीछे म्यूजिक होता है, वो ये सारी चीजें मिलके क्या करती हैं, हमारे डोपामीन को हिट करती हैं और हमारा डोपामीन लेवल ऊपर चला जाता है। जब हमारा डोपामीन लेवल ऊपर जाता है तो वक्ती तौर पे हमें क्या होता है, मजा आता है, खुशी होती है उस टाइम, और हमें मोटिवेशन मिलती है। मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने एक रील आ गई है मोटिवेशन वाली, पैसों वाली, गाड़ी वाली, तो आपको बड़ी मोटिवेशन मिलेगी उसमें वक्ती तौर पे, लेकिन साथ ही आपने स्क्रॉल किया, साथ ही आगे एक सैड रील आ गई है, फौरन से एक सैड वीडियो आ गई है, तो आप फौरन से सैड हो जाएंगे। इस तरह क्या होता है, आप को इमोशनली स्टिमुलेट कर देते हैं कि खुशी और गम, खुशी गम, इस तरह डोपामीन बार बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो आपकी बॉडी को ना डोपामीन के हाई रहने की आदत हो जाती है। इसीलिए फिर आपकी बॉडी क्या करती है, बार बार डोपामीन को ढूंढती है, और वो आपको कहाँ से मिलता है, वो आपको रील्स से मिलता है। लेकिन हर बंदे के अंदर ऐसा नहीं होता, जो लोग रील्स नहीं देखते, यानी कि उनकी मोटिवेशन का सोर्स रील्स या वीडियोस नहीं होती, उनको मोटिवेशन किसी और चीजों से मिलती है। ठीक है,
उसके बाद हमारा आता है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन भी एक मूड स्टेबलाइजर हार्मोन है, ये भी हमारी बॉडी के अंदर खुशी प्रोड्यूस करता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूरॉन्स इन इंटेस्टाइन, जो हमारी आंतों के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ये वहां पर बनता है अप्रोक्सीमेटली 90% तक उधर बनेगा, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और 10% तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बनता है। इट रेगुलेट्स एपिटीट, एपिटीट कहते हैं भूख को, ये हमारी भूख को मेंटेन करता है, स्लीप को, मेमोरी को, लर्निंग को, टेम्परेचर को, और सबसे ज्यादा मेन बात होती है मूड को, बिहेवियर को, और मसल कॉन्ट्रैक्शन को। जब अक्सर आपने नोट किया हो कि हमारा मूड ऑफ होता है, हम अक्सर जाके धूप में बैठ जाते हैं, तो धूप में बैठने से क्या होता है, हमारी बॉडी को सुकून मिलता है एक खास किस्म का, तो वो बेसिकली सीरोटोनिन हार्मोन होता है वहां पर जो रिलीज हो रहा होता है, जो हमें सुकून प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जब हम अपनी मर्जी का कोई खाना खाते हैं, हमारी फेवरेट कोई डिश आती है, तो भी हमें बड़ा सुकून मिलता है मेंटली तौर पे। जब हम सो के उठते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है, या हम कोई चीज याद कर लेते हैं, जब हमें कोई चीज, कोई ऐसे याद कर रहे हैं, कोई मजमून याद कर रहे हैं, जब वो याद हो जाता है तो एक अलग ही किस्म की खुशी होती है। उसके बाद जब बहुत ज्यादा सर्दी हो, और बहुत ज्यादा सर्दी में आपके पास हीटर चला दिया जाए तो आपको खुशी होती है ना, बेसिकली वो सारा कुछ ये सीरोटोनिन हार्मोन करवा रहा होता है। उसके बाद आते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये किसी ना किसी एक्शन को रोकने के लिए, न्यूरॉन्स को रोकने के लिए होते हैं। जो एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, वो हमारे अगले वाले न्यूरॉन को, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन जो इनहिबिटरी वाले हैं वो स्टॉप करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स को काम करने से रोकते हैं। अब यहाँ पर एक पहले ब्लॉक है येलो कलर का, ये हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं डीजेनरेशन ऑफ डोपामिन रिलीजिंग न्यूरॉन्स। ऐसे न्यूरॉन्स जिनकी जो डोपामिन को रिलीज करते हैं, वो अगर डीजेनरेट हो जाएं यानी खराब हो जाएं, तो वो मसल के अंदर ट्रेमर्स यानी कि कपकपी पैदा कर देते हैं मुसलसल, जिसको हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं, यानी हमारे जो मसल्स हैं वो हर टाइम कांपते ही रहते हैं। ये एक डिजीज है। हाँ, ये खास तौर पे बूढ़े लोगों में होती है, आपने देखा होगा कि उनके हाथ बहुत ज्यादा कांपते रहते हैं, हाथ पांव वगैरह। इनसफिशिएंट एक्टिविटी ऑफ सीरोटोनिन रिलीजिंग न्यूरॉन्स, अगर हमारे सीरोटोनिन रिलीज करने वाले न्यूरॉन्स कम हो गए हैं, इनसफिशिएंट है यानी कम हो गए हैं, मे कॉज डिप्रेशन, तो हमें डिप्रेशन होने लगेगा। अच्छा, डिप्रेशन में होता भी यही है कि हमारा सीरोटोनिन जो है वो रिलीज नहीं हो रहा होता, और हमें क्या हो रहा होता है कि जो है ना भूख ज्यादा लग रही होती है, ताकि भूख ज्यादा लगती है डिप्रेशन में, हम खाना ज्यादा खाते हैं, ताकि बॉडी असल में ना ढूंढ रही होती है कोई ना कोई ऐसी चीज की जिससे हमें सीरोटोनिन मिले, लेकिन वो इतनी ज्यादा हम डिप्रेस्ड होते हैं कि सीरोटोनिन कम मिलता है हमें, जिसकी वजह से हम प्रॉपर रिलैक्स हो ही नहीं पाते। तो फिर डॉक्टर्स इस तरह के एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, जिसकी वजह से हमारे सीरोटोनिन को रिलीज करवाया जाता है, और जिसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स किया जाता है, हमें सुकून मिलता है। तो ब्लॉक द एलिमिनेशन ऑफ सीरोटोनिन फ्रॉम द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सो सीरोटोनिन रिमेन्स इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड रिड्यूस डिप्रेशन। और सीरोटोनिन एक बड़ी वजह है डिप्रेशन को जो है वो कम करने की। तो इससे एंटी डिप्रेसेंट तो बहुत ज्यादा जो है वो हाई लेवल के पेशेंट्स को दी जाती हैं, तो इससे एक ये साइन भी हमें मिलता है कि अगर आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप इस तरह की चीजें ढूंढें जिससे सीरोटोनिन रिलीज होता है। बहुत सारी इस तरह की नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं जिससे सीरोटोनिन रिलीज होता है, तो आपको जो है वो डिप्रेशन से बचने में हेल्प आउट करेगा ये। उसके बाद इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अब ये क्या करते हैं, दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स डिक्रीज द चांस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। एक न्यूरॉन है और प्री साइनेप्टिक है और एक पोस्ट साइनेप्टिक है। जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वहां से नर्व इम्पल्स आगे जा रही है, मुसलसल जा रही है, और हमारी बॉडी में कोई एक्शन हुए जा रहा है। मिसाल के तौर पे हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, बार बार पीछे से नर्व इम्पल्स आती है, वो आगे चली जाती है, पीछे से नर्व इम्पल्स आती है, वो आगे चली जाती है, अनटिल अनलेस, जब तक कि वो इमरजेंसी सिचुएशन स्टॉप नहीं हो जाती, वो इमरजेंसी सिचुएशन खत्म नहीं हो जाती, तब तक हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहती है। अब जाहिर है वो फ्लाइट एंड फाइट मोड जो है वो अगर हमेशा रहने लगेगा, सारी जिंदगी रहने लगेगा, तो वो तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बनेगा, क्योंकि उसमें हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारा ब्लड प्रेशर, सारा कुछ जो है वो बैलेंस नहीं होता, अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो फिर उन चीजों को रोकने के लिए, इस कंडीशन को रोकने के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इस नर्व इम्पल्स को रोकते हैं पीछे से कि अब बस करो, अब आगे नहीं जाना, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है। तो व्हेन दे बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जब ये आके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर लगते हैं, उनके रिसेप्टर्स के ऊपर, तो वहां पर ये क्लोराइड आयंस के चैनल्स को ओपन करते हैं। वैसे आमतौर पे हमने पढ़ा था कि जब कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर आता है ना, तो वो सोडियम के यानी Na वाले जो गेट्स हैं उनको खोलता है। तो जब सोडियम के जब गेट्स खुलते हैं ना, तो हमेशा एक्टिव होता है न्यूरॉन। सोडियम के गेट्स खुलने से, सोडियम के अंदर जाने से न्यूरॉन एक्टिव होता है। लेकिन जब
जब हमने किसी एक्टिविटी को रोकना है हमारी बॉडी ने, तो वहां पे फिर क्या करेगी, इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर भेजेगी कि वो सोडियम की बजाय क्लोराइड आयंस के गेट को ओपन करेगी। जब वहां पर सोडियम की जगह क्लोराइड जाएगा तो वो बजाय इसके कि न्यूरॉन एक्टिव हो, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की बजाय वो रेस्टिंग में चला जाएगा, वो स्टॉप कर जाएगा, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग सोडियम चैनल्स विच वुड एक्साइट द सेल्स। सोडियम चैनल जो है ये सेल्स को एक्साइट करता है, मतलब स्टिमुलेट करता है बहुत ज्यादा, और क्लोराइड जो है ये स्टॉप कर देता है। एज अ रिजल्ट क्लोराइड आयंस, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव होते हैं, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा न्यूरॉन क्या हो जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। न्यूरॉन की जो इलेक्ट्रिक करंट है वो नेगेटिव में चली जाएगी, लाइक -70 मिली वोल्ट्स या -80 या -90 पे चली जाएगी, और उसको हम हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट बोलते हैं। दिस हाइपर पोलराइजेशन कॉज इनहिबिटरी इफेक्ट, जिसकी वजह से कोई भी जो प्रोसेस हमारी बॉडी ने अगर रोकना है तो वो रुक जाता है हमारी बॉडी में। अब यहाँ पर कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनके अंदर सबसे पहले आता है गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, जिसको हम गैबा भी बोलते हैं, GABA। गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इज द चीफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। चीफ का मतलब है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा इनहिबिटेशंस जो करवाता है वो ये न्यूरोट्रांसमीटर है। इट रिड्यूसेस द न्यूरल एक्साइटेबिलिटी, ये न्यूरल एक्साइटेबिलिटी को रोकता है थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम के दौरान। इट हेल्प्स टू कंट्रोल एंड रेगुलेट वेरियस साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस, लाइक हमारी एंजाइटी को कम करता है, स्ट्रेस को, फियर को, और रिलैक्सेशन और स्लीप को प्रमोट करता है। देखिए अब सारा दिन हम काम करके थके होते हैं, परेशान भी होते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी, बाज़-औक़ात एंजाइटी भी हमें हो जाती है और स्ट्रेस में हम रहते हैं, और कहीं ना कहीं मेंटली तौर पे कोई ना कोई फियर भी हो सकता है हमारी बॉडी में। तो जाहिर है अब एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर जब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो इनको रोकने की जरूरत होती है। तो वहां पर इनको रोकने के लिए फिर गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड आता है, जो क्या करता है, हमारी बॉडी को नींद को प्रमोट करता है। इसकी वजह से हमें नींद आती है, हम सो जाते हैं, वो सारे प्रोसेसेस रुक जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं, और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रॉपर तौर पे रिलैक्स हुए होते हैं। तो बेसिकली ये जो गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड है ना, ये अक्सर रात के टाइम अंधेरे में जो है ये रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें नींद आती है। Many sedative drugs enhance the binding of GABA to its receptors, so it increase the effectiveness of GABA at the synapse. अक्सर ऐसा होता है कि जो है हमारा ये वाला न्यूरॉन गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड जो है नहीं काम कर रहा होता, तो फिर हमारे जो डॉक्टर्स हैं ये हमें सेडेटिव ड्रग्स देते हैं। उसके बाद जो दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है ये है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन भी एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ब्रेन स्टेम के अंदर और रेटिना के अंदर जो है इनहिबिटरी मैकेनिज्म को करवाता है। उसके बाद एंडोर्फिन्स हैं। एंडोर्फिन्स आर द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड बाय न्यूरॉन्स इन ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर रिलीज होता है। दे रिड्यूस द रिलीज ऑफ एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग पेन मैसेजेस। अब ये जो एंडोर्फिन्स हैं ये नेचुरली तौर पे अल्लाह ताला ने पेन किलर के लिए बनाए हैं। लाइक अगर हमारी बॉडी में कोई पेन होती है ना, जब पेन की सेंसेशन फील होती है तो हमारे न्यूरॉन्स ना एक्टिव होते हैं, एक बार स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो हमारे ब्रेन को मैसेज आता है कि दर्द हो रही है, तो ब्रेन क्या करता है, वहां पर एंडोर्फिन रिलीज करता है। एंडोर्फिन क्या करता है, उधर ही जाता है उसी न्यूरॉन के पास और वहां पर जाके उसको रोकता है, ताकि जो पेन तो अभी हो रही होती है लेकिन नेचुरली तौर पे ना फिर पेन आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है। आपने नोट किया ना, जब चोट लगती है अक्सर तब पेन होती है, पेन जब ज्यादा होती है उसके बाद अक्सर कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली तौर पे एंडोर्फिन्स जो है ये रिलीज कर रही होती है, जो पेन के सिग्नल्स को ब्लॉक करता है कि हमारे दिमाग को नहीं पता चल पाता कि पेन हो रही है कि नहीं हो रही है, वैसे पेन हो रही होती है। उसके अलावा कुछ दवाइयां हैं, ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स मॉर्फिन एंड हीरोइन हैव एन एनाल्जेसिक इफेक्ट। एनाल्जेसिक बोलते हैं पेन किलर्स को, बिकॉज दे आर सिमिलर इन केमिकल स्ट्रक्चर्स टू द एंडोर्फिन, सो दे इजीली बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑफ एंडोर्फिन्स। तो ये जो है हमारी बॉडी के अंदर जाके पेन किलर का काम करते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इफेक्ट ऑफ नर्व गैस ऑन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलाइन। अब ये जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटिलकोलाइन, इसके ऊपर नर्व गैस क्या असर करती है। नर्व गैस बेसिकली एक गैस होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती, ये केमिकली लैब्स के अंदर जनरेट की जाती है, और एक ये डेंजरस गैस होती है। बेसिकली कभी कभार अगर आप लोगों ने देखा हो तो किसी को मारने के लिए या किसी को तबाह करने के लिए ये गैस जो है वो छोड़ी जाती है। अक्सर ही कहीं पे सुना होगा, मूवीज में देखा होगा कि जब किसी को मारना होता है, किसी को डेथ करवानी होती है, तो ये गैस कमरे में छोड़ दी जाती है, उसको इस गैस के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब ये इतनी जहरीली गैस होती है कि ये सीधा जाके ना हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर काम करती हैं। होता क्या है
जो हमारी बॉडी के अंदर एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, एसिटिलकोलाइन, यानी जिसने अगले वाले मोटर न्यूरॉन्स को या न्यूरॉन्स को एक्टिव करना होता है, मसल्स को एक्टिव करना होता है, यानी ये मसल्स को एक्टिव करता है, स्केलेटल मसल्स को, ये उस पे जाके अटैक करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल्स है ना वो कंट्रैक्ट नहीं हो पाते, वो इतने ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, इतने ज्यादा हार्ड हो जाते हैं कि वो जो है ना हमारी बॉडी के अंदर कंट्रैक्ट नहीं हो पाते, सुकड़ जाते हैं। जब सुकड़ जाते हैं तो हम सांस नहीं ले पाते, सांस नहीं ले पाते तो सांस अंदर नहीं जाता, ऑक्सीजन नहीं जाता और डेथ हो जाती है। अब ये होता कैसे है कि जब भी ये गैस छोड़ी जाती है ना तो ये सीधा जाके हमारे एसिटिलकोलाइनस ट्रेज एंजाइम होता है जो एसिटिलकोलाइन को रिलीज करवाता है, ये उस एंजाइम को ब्रेक डाउन कर देती है ताकि एसिटिलकोलाइन रिलीज ना हो और हमारे स्केलेटल मसल जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ना हो। तो ये जो गैस है सेरिन, टैबुन एंड सोमन, इट इज अ हाईली टॉक्सिक केमिकल दैट इनहिबिट दिस एंजाइम, इस एंजाइम को रोकती है और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे एसिटिलकोलाइन की एक्यूमुलेशन हो जाती है जिसकी वजह से ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है स्केलेटल मसल की। अच्छा, स्केलेटल मसल की ओवर स्टिमुलेशन होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहते हैं, रिलैक्स हो ही नहीं पाते, क्योंकि रिलैक्स तो तभी होंगे ना कि जब हमारा न्यूरॉन जो है वो पीछे से मैसेज देना बंद करेगा, जब एसिटिलकोलाइन इतना ज्यादा वहां पर जमा हो जाता है कि एसिटिलकोलाइनेस्ट्रेज एंजाइम ने उसको रोकना होता है, पर वो एंजाइम ही डेड हो गया, उसको रोक ही नहीं पा रहा। तो हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, इवन कि हमारे लंग्स के भी, ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये रिलैक्स नहीं हो पाते। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे डायाफ्राम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, ये रिलैक्स नहीं होगा और सांस लेने के काबिल नहीं होगा। जब हम सांस नहीं लेंगे तो मसल की ट्विचिंग हो जाएगी, मसल वहां पे सुकड़ जाएंगे, अकड़ जाएंगे और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा जिसकी वजह से सांस नहीं जाएगा बॉडी में और अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये एक सारा प्रोसेस होता है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने याद करना है। अच्छा, अगर इसकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए इस टॉपिक की, तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा इसमें से शॉर्ट आ सकते हैं, एसिटिलकोलाइन का फंक्शन, ग्लूटामेट, बायोजेनिक अमाइंस, नोरेपिनेफ्रिन, और ये जो सारे बायोजेनिक अमाइंस हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे चारों पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यूज भी। तो इसमें आप लोगों ने ना ज्यादा से ज्यादा इसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है और हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को आप लोगों ने याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं ताकि शॉर्ट में आ जाए तो भी आप कर लें, एमसीक्यूज अगर इसमें से आ जाए तो भी आप कर लें। तो अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।